गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम के लिए जो आज हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो थर्ड चैप्टर का समविभव पृष्ठ। देखिएगा, समविभव पृष्ठ इसके नाम से पता लगे। सम मीन्स इक्वल, विभव मीन पोटेंशियल, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल है वो क्या हो, सेम हो, यानी जो विभव है अगर वो समान है उसको हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव अगर समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिएगा, समविभव पृष्ठ है उसके कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। देखिएगा, समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कैसे? देखिए बच्चों, अगर आप ये कोई समविभव पृष्ठ है तो इसका मीन्स यहाँ पर इसके पूरी सरफेस पर सेम विभव रहेगा। जितना विभव ए पर है उतना ही विभव क्या होगा, बी पर। अगर यहाँ पर हम जैसे मान लें 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना है, 10 वोल्ट। यानी ए और बी के बीच में अगर विभवांतर का मान निकालें हम, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। यानी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य। अब देखिएगा, जब विभवांतर शून्य है तो कार्य भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, आपने Q × V। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर V 0 है तो कार्य भी कितना हो जाएगा, 0। समविभव पृष्ठ क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लंबवत होता है। यानी अगर जो समविभव पृष्ठ है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसके बिल्कुल लंबवत होगा कौन सा, समविभव पृष्ठ। जैसे हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ड्रॉ किया इन दो लाइन से, तो समविभव पृष्ठ इसके लंबवत किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए, बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बनाइए। तो किसी भी बिंदु आवेश का अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसे होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो जो विभव पृष्ठ है वो कैसा होगा, गोलाकार, एक गोलीय कोष के समान आकृति का होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी सीधी आवेशित प्लेट के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है ना, ये जो मैंने डैश 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 से लिखा रखा है ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण का मतलब कि जो आवेश है वो किसी तार के ऊपर यानी रेखीय रूप में वितरित होता है। जैसे ये प्लस हमने आवेश मान लिया, एक तार के ऊपर क्या है, वितरित है। तो रेखीय आवेश वितरण का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमने एक वायर माना हुआ है जिसके ऊपर प्लस आवेश है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो समविभव पृष्ठ होगा इसके लंबवत होगा किस तरह से, इस तरह से। तो अगर हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह का होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, आवेशों के युग्म का समविभव पृष्ठ। आवेशों के युग्म मतलब अगर दो आवेश हैं आपके पास, जैसे ये प्लस आवेश हो गया और ये भी दोनों क्या है, प्लस आवेश, एक समान आवेश है, इनका जो समविभव पृष्ठ है, देखिए ये प्लस आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं वो क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। इसकी भी विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ से गोलीय कारण समविभव पृष्ठ कैसे होगा, गोलाकार। इसका भी समविभव पृष्ठ कैसे होगा, गोलाकार। लेकिन जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं इसके केंद्र से, जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं तो ये एक समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो समविभव पृष्ठ बाहरी क्षेत्र है वो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक है ना, तो किसी भी गोलाकार युग्म का जो समविभव पृष्ठ है वो किस तरह का होता है, इस तरह का। क्लियर। अब देखिएगा,
द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो मान लेते हैं ये कोई द्विध्रुव है, ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये इसका धनात्मक आवेश है और ये इसका ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से शुरू होती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं, ऋणात्मक पर खत्म होती हैं, ठीक है। और ये बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ हो गया। तो टोटल द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ होगा वो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो क्लियर, आपने समविभव पृष्ठ में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, इजी टॉपिक है, नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट याद रखने की। समविभव पृष्ठ में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना होता है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव अंतर होता है वो कितना होता है, ये हम किस में बात करेंगे, कर चुके हैं समविभव पृष्ठ में। इसके अलावा ये जितने भी हमने कराए कि चाहे वो एक आवेश, सिंगल आवेश का समविभव पृष्ठ का जो आकृति होती है गोलाकार, उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हमने किसी भी समांतर प्लेट का जो समविभव पृष्ठ है वो भी कैसा होता है, समांतर होता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही कि जो रेखीय आवेश वितरण होता है, यानी जो आवेश है अगर किसी लाइन के अलोंग फैला हुआ है तो उस केस में उसका समविभव पृष्ठ भी कैसा होगा, बेलनाकार होगा, क्योंकि किसी भी लाइन के प्रत्येक दिशा में, इधर भी और हर दिशा में, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग अगर हम पृष्ठ निकालेंगे और उसको जब ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा, बेलनाकार, ठीक है। और आवेशों का युग्म, देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस होते दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज अगर माइनस होते तो ये सिर्फ बल रेखाएं हैं, उनकी दिशा परिवर्तित होती, कैसी होती, टुवार्ड्स टू नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश की तरफ होता। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए पूछा गया है, एग्जाम में आपसे नेगेटिव के लिए भी पूछ सकते हैं, तो नेगेटिव के लिए कैसा होगा, वो आवेश की तरफ विद्युत बल रेखाएं होंगी। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम जो द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ है वो आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र यानी E से रिप्रेजेंट करते हैं और विभव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आपको पता है चूंकि किसी भी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, किसी भी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र r दूरी पर हमने P बिंदु पर ज्ञात किया था, वो कितना आया था आपके पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है ना। ये क्या था, उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, क्लियर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, Q/r², तो ये K के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिएगा किसी भी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/r², ठीक है। अब देखिएगा, और बिंदु आवेश का विभव है वो कितना होता है, KQ/r। और हमने कल इसके बारे में ग्राफ भी बात की थी कि विद्युत क्षेत्र का और दूरी का ग्राफ इस तरह का होता है और विभव के साथ ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, मतलब इसमें कम ढलान होता है विभव वाले में, क्योंकि यहाँ पर r है और यहाँ पर क्या है, r² है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट होगी KQ/r² और इक्वेशन विभव की कौन सी होगी, सेकंड हमने मान ली KQ/r। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं E/V, तो कितना हो जाएगा, देखो KQ तो दोनों जगह है, KQ से KQ कैंसिल हो गया, R से R, तो क्या बचेगा आपके पास 1/r, यानी E/V इक्वल टू कितना बचेगा, 1/r। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा, V/r, ठीक है ना, या V इक्वल टू E.r। ये डॉट इसलिए आएगा क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि है। तो ये जो V/r है ये बच्चों नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो अभी तो तुम इतना याद रखिएगा, जो रिलेशन होता है V इक्वल टू वो क्या होता है, E.r। ये काफ़ी बार न्यूमेरिकल में काम आता है। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विभव प्रवणता, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था E इक्वल टू
लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि E इक्वल टू कितना होता है V अपॉन आर, यानी अगर हम बात करें V के अंदर जो चेंज होता है dV अपॉन dr, वो कैसा होता है नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव का मान हमेशा क्या होता है कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, यानी विभव के साथ जो ऋणात्मक में परिवर्तन की दर है, यानी आर क्या है डिस्टेंस है, तो वी की परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की। ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा विद्युत प्रवणता। विद्युत प्रवणता क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था ई इक्वल टू क्या होता है माइनस dV अपॉन dr, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी इसको dV अपॉन dr को ही हम क्या बोलते हैं विभव प्रवणता बोलते हैं, यानी विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान किसके बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के बराबर। ये ध्यान रखना विभव है, विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है अदिश, लेकिन जो विभव प्रवणता है वो कैसी राशि है एक सदिश राशि है। तो इसमें ध्यान रखना कि विभव प्रवणता तो एक ही सदिश राशि होती है, जबकि विभव है वो कैसी राशि है एक अदिश, और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है। अब देखिएगा मैंने जब पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है F अपॉन Q, और यहाँ से हमने विद्युत क्षेत्र का यूनिट के बारे में बात की थी, वो होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम भी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से विद्युत क्षेत्र की अगर हम एक दूसरी यूनिट की बात करें, क्योंकि हमने वहाँ पर एक यूनिट और पढ़ी थी वोल्ट पर मीटर, याद हो तो तब हमने बोला था कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट कहाँ से आई है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से विद्युत प्रवणता की यूनिट के साथ कि E कितना होता है dV अपॉन dr, यानी V का यूनिट क्या होती है वोल्ट, और R क्या है डिस्टेंस यानी मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है विद्युत क्षेत्र की दूसरी यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत प्रवणता होगी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे कई बार पूछा गया है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशों का निकाय मतलब किसी भी जगह पर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर दो या दो से अधिक आवेश रखे होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं आवेशों की निकाय बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मान लेते हैं आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ठीक है, और ये कोई फ्री स्पेस है, फ्री बिंदु है। अब जब इस Q1 आवेश को आप लेके आते हैं कहाँ पर बिंदु A पर, तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं उपस्थित था। इस विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होने के कारण क्या हो गया, Q1 को बिंदु A पर लाने पर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, माना किसी आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने पर किया गया कार्य कितना होगा शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हम लेके आएंगे, अगर हम इस बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर अगर विभव की बात करें तो वो विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और वर्ग कितना होगा W बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा हमने पहले चार्ज को रख दिया यहाँ पर, अब हम दूसरे चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं और कहाँ पे रख रहे हैं बिंदु B पर स्थापित कर रहे हैं। अब जैसे ही बिंदु B पर हमने रखा तो ये वाला जो चार्ज A पर रखा हुआ है ये इसको बल लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है और किसी भी चार्ज के ऊपर जो लगाया गया बल है और उसके विरुद्ध किया गया कार्य वो कितना होता है Q2 इंटू वी, क्योंकि Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, हमें पता है कि V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू वी। तो Q कितना है यहाँ पर
Q2 है और V कौन सा है, इस वाले चार्ज का V1। तो Q2 और V1 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो गया W2 वर्क। अगर हम कुल वर्क की बात करें, ठीक है, कुल वर्क कितना होगा, तो पहले वाले चार्ज को लाने में किया गया कार्य और दूसरे वाले चार्ज को लाने में किए गए कार्य के बराबर। तो कुल वर्क किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो U बराबर W1 प्लस W2, तो यानी W1 कितना है 0 और दूसरा कितना हो गया W2। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल दिया, ये दोनों चार्जों को स्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिएगा, अगर दो से अधिक चार्ज है तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसे हमने 3 चार्ज के लिए पढ़ा है, यहाँ पर देखिएगा कि Q1, Q2 और Q3 3 चार्ज है, वो क्रमशः P1, P2 और P3 पर रखे हुए। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी है हम R12 मान लेते हैं, Q2 और Q3 के बीच की दूरी हम R23 मान लेते हैं, और Q1 और Q3 के बीच की दूरी हम R13 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम इनके सभी के बल निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का ऊर्जा कितनी होगी भाई, K Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों की 1 और 2 के बीच की, इन दोनों के बीच की अगर हम निकालें 2 और 3 के, तो वो कितनी हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन R23। अगर हम इन दोनों के बीच की निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, दो चार्ज के बीच की तो हमें पता है, हमने ये लिख रखी है Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, तो ये 3 आवेशों की वजह से जो ऊर्जा थी वो हमने निकाल ली। तो वो किसके बराबर होगी, देखो K को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो K किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R13। इस तरह से क्या है कि ये निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। अगर आप 4 दे दिया जाता है, जैसे आपकी बुक में ऐसे दे दिया गया कि एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसे ये कोई भी वर्ग दे दिया आपको, ठीक है, मान लेते इसकी भुजा A है, ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है और ये भुजा भी A है। यहाँ पर आवेश Q1 रखा हुआ है, ये आवेश Q2 रखा हुआ है, ये आवेश हमने Q3 मान लिया और ये आवेश Q4। तो किया गया कुल कार्य, तो देखो ये वाली इस की दूरी कितनी √2a हो जाएगी, और अगर ये वाला अगर हम बात करें, ये भी कितनी हो जाएगी √2a। अब कुल ऊर्जा कितनी होगी अगर उसके बारे में बात करें, तो इन दोनों के बीच की ऊर्जा, इन दोनों की देखो पहले हम पहले और दूसरे की ऊर्जा निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R कितनी है A के बराबर है, प्लस इन दोनों के बीच की K Q2 Q3 अपॉन A, इन दोनों के बीच की अगर निकालेंगे तो K Q3 Q4 अपॉन A। ठीक है, इन दोनों के बीच की निकालेंगे तो प्लस K Q1 Q4 अपॉन A। यहाँ पर सेम है क्योंकि आपको एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों के बीच की दूरी भी, इन दोनों के बीच भी एनर्जी वर्क होगा और इन दोनों के बीच का भी, ठीक है ना। तो इनके लिए निकालेंगे तो K Q1 Q3 अपॉन √2a। ये दूरी कितनी है, √2a के बराबर है। यहाँ इन चारों में तो दूरी सेम थी, प्लस इन दोनों के बीच की बात करें तो K Q2 Q4 अपॉन √2a। अब देखिएगा यहाँ से कि ये जो क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, यानी अगर हम K को और A को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q1 Q3 अपॉन √2 प्लस Q2 Q4 अपॉन √2। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल में नेगेटिव दे रखे हैं जैसे, तो आपको पता है कि विभव स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होने के कारण आपको पूरा प्लस के, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का रखना है, अगर माइनस का आवेश है तो माइनस का रखना है। ठीक है,
लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो वहाँ पर प्लस और माइनस आवेश केवल और केवल दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिएगा ये वीडियो, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप के अंदर अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने नोटबुक में नहीं लिखा है वो नोटबुक में साथ साथ लिख लें। ठीक है, और रिवीजन भी साथ साथ पढ़ें। पहले नोटबुक में राइट डाउन करें, फिर उसके बाद रिवीजन के अंदर नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।